नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के लखनऊ से, जहां बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही अल्पसंख्यक हिंदुओं पर मुस्लिम जिहादियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके विरोध में भारत में बांग्लादेश और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर विरोध भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति की लूट, महिलाओं से बर्बर सामूहिक बलात्कार, उनके नरसंहार और जबरन धर्मांतरण को लेकर सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में हजारों हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश को चेताते हुए तत्काल अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले रोकने को कहा। इस अवसर पर हजारों हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर अपनी एकता का परिचय देते हुए जिहादियों को अपना स्पष्ट संदेश दिया और बांग्लादेशियों को खदेड़ने का संकल्प लिया है। यूपी के फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने फतेहगढ़ के ऑफिसर्स क्लब में दीप प्रज्वलित कर किसान गोष्ठी का शुभारंभ किया है। जिलाधिकारी बोले हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करने में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जहां उन्होंने कहा कि अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसान फसल नहीं जहर उगा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए, किसानों को गोबर खाद, हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से तरह तरह की बीमारी हो रही है। किसानों को जिलाधिकारी ने अच्छी किस्म के फुलवा आलू की फसल करने के लिए प्रेरित किया है और साथ ही किसान गोष्ठी में किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को गोष्ठी के माध्यम से आय दुगनी करने के तरीके बताए गए हैं। यूपी के कानपुर के भीतर गांव से खबर है, जहां खस्ताहाल सड़कों से गुजरने वाले लोगों की पुकार कब सुनी जाएगी। बता दें कि गड्ढा मुक्त सड़कों का वायदा योगी सरकार की प्राथमिकता, धरातल पर आदेश अब हवाई साबित हो रही है। वहीं विकासखंड भीतरगांव के खस्ताहाल गंभीरपुर बाया बेहटा रमईपुर मार्ग का मामला है, जहां सड़क की जगह सिर्फ अब बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिनसे जान जोखिम में डाल प्रतिदिन वाहन चालक सहित स्कूल जाने वाले बच्चे गुजर रही हैं। बताते चले कि करीब 10 माह से निर्माणाधीन दरगाही लाल नहर पुल से यातायात बंद किए जाने से ट्रैफिक लोड के चलते गंभीरपुर बाया बेहटा मार्ग बेहद खस्ताहाल हो चुका है, जिससे पैदल चलना भी बेहद खतरनाक है, जहां स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे अक्सर गिरकर चोटिल हो रही हैं। वहीं विकासखंड बैंक, स्कूल आदि कार्यालयों में तैनात कर्मचारी भी मुसीबत का सामना करने को विवश हैं। ग्रामीणों के अनुसार ऐसी हिचकोले खाती गड्ढा युक्त सड़क से एम्बुलेंस द्वारा मरीज को ले जाने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से जल्द पुल निर्माण के साथ बदहाल सड़कों की मरम्मत कराए जाने की गुहार लगाई है। रमईपुर से जो फतेहपुर, दो जिलों को जोड़ने वाला है ये, और ये 10 महीने से लोग यहाँ के मुसीबत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहर का पुल था जिससे लाखों लोगों का आवागमन होता था, और जो सबसे व्यापारियों की बड़ी मंडी कही जाने वाली बिंदकी थी, और बिंदकी को भी ये रोड जोड़ता था। 10 महीने से बिंदकी तक का यहाँ का आवागमन ठप है, और जो नहर का रोड है, नहर से मोटरसाइकिल और आवागमन लमसम जो है मजबूरी के साथ, वो संघर्ष के साथ निकलते हैं। अगर रात के समय में अगर वो निकल रहे हैं, कोई हादसा हो जाए तो वहां पे कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ठंडी भी है, कोहरा भी है, और ना कोई वहां जाने वाला रहेगा। इस वजह से ये ऐसा ठेकेदार की लापरवाही ही मानी जाएगी, क्योंकि नहर विभाग ने 70 दिन का समय दिया था कि तब तक आप जो है पुल बना सकते हैं, मगर ठेकेदार ने लापरवाही के चलते काम धीरे धीरे चालू किया और नहर चालू हो गई, जिससे पुल का कार्य फिर रोका गया और लोगों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है, और जिससे जो साल क्षेत्र के जो व्यापारी लोग हैं, उनके खाने पीने के अब लाले पड़ने लगे हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। किस रोड में जो बस चलाते हो? ये बारा देवी जहानाबाद चलती है। किन संघर्षों के बीच में आपको ये आप जा रही है, कब जा रहे हैं, कितने घंटे भरोसा नहीं, कितने घंटे पलट जाए गाड़ी। ये जबरदस्ती में चला रहे हैं। अच्छा, कितनी ज्यादा रोड खराब? बहुत रोड खराब है। हम ये कहते हैं कि रोड बन जाए, पुल बन जाए तो हम लोगों को आराम हो जाए चलने के लिए। ये कम से कम 1 साल हो गए यही परेशानी झेलते हुए। कहाँ से आए हो आप? अच्छा, किस तरीके का रोड खराब है, कैसे से? बहुत खराब रोड है। कहाँ से आए हो? ये कुंदौली से है। रोड किस तरीके की रोड है? रोड तो बहुत है खराब है, चलना दुश्वार है, इतनी रगदा पैदल वालों को ये दिक्कत है, हर एक को दिक्कत। अच्छा, ये रोड इस तरफ इधर से क्यों चलने लगी है? इधर से वो पुल भी टूटा है। अच्छा, पुल टूटा है, कब से पुल टूटा है? पुल हो गए करीब, अभी ये इतना अज्ञात में नहीं है कि कब से टूटा है। यूपी के फर्रुखाबाद में करोड़ों रुपए के गबन मामले में कल्पतरु फाइनेंस कंपनी के मैनेजर घर ईडी ने छापा मारा है। बता दें कि आगरा के रहने वाले जयकृष्ण सिंह राणा ने कल्पतरु चिटफंड कंपनी बनाई थी, तो वहीं कंपनी में लोगों का करोड़ों रुपए जमा किया गया था,
लेकिन लोगों के रुपए वापस नहीं किए गए। करोड़ों रुपए के गबन के बाद जयकृष्ण राणा पर 46 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, तभी से ईडी जांच कर रही है। कल्पतरु के मैनेजर सुनम शर्मा से ईडी ने पूछताछ भी की और ईडी ने 2 दिन पहले रेकी करके दूसरे दिन छापा मारा है। सुमन शर्मा ने बताया है कि 1996 में वह कल्पतरु फाइनेंस कंपनी में बनी थी। मैनेजर वर्ष 2017 में फाइनेंस कंपनी बंद हो गई थी। फाइनेंस कंपनी में लोगों का लगभग 25 करोड़ रुपए फर्रुखाबाद में जमा हुआ था। तो वहीं कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला भोलूपुर में सुमन शर्मा के घर पहुंच रिकॉर्ड खंगाले और कई घंटे की पूछताछ ईडी ने सुमन शर्मा को लेकर फाइनेंस कंपनी की बनी बिल्डिंग में लेकर पहुंची और वहां पर भी गहनता से जांच की गई, जहां फाइनेंस कंपनी की बिल्डिंग मथुरा के रहने वाले विश्वनाथ के नाम है और वर्ष 2009 में फाइनेंस कंपनी की जमीन खरीदी गई थी। फर्रुखाबाद में करोड़ों रुपए का मामला सामने आया है। कल्पतरु फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सुमन शर्मा के यहाँ आज ईडी ने छापा मारा। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर सुमन शर्मा को ईडी साथ लेकर गई, उनके घर पर चाबी लेने गई है। यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। कल्पतरु की बिल्डिंग बनाई गई है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है। ईडी की कार्रवाई में क्या निष्कर्ष निकलता है, अभी तक ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। फर्रुखाबाद से ऋषि सेंगर। उत्तर प्रदेश के शामली में अवैध कॉलोनी पर एमडीए का पीला पंजा चला है। वहीं अवैध कॉलोनी माफिया में हड़कंप मच गया। जनपद शामली में विकास प्राधिकरण के रहमो कर्म पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण का धंधा जमकर फल फूल रहा है, जिस पर मुजफ्फरनगर से आई विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा एक अवैध कॉलोनी का ध्वस्तीकरण बुलडोजर से कराया गया। एमडीए के अधिकारियों के मुताबिक जनपद शामली में ऐसी तमाम अवैध कॉलोनियां हैं जिन्हें नोटिस दिया गया और उक्त सभी अवैध कॉलोनियों पर भी जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पहले निर्माण की गई अवैध कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आया है। ये जिंजाना रोड पे एक कॉलोनी है जो अनऑथराइज बनी हुई थी, तो इसका डिमोलेशन ऑर्डर हुआ था, तो उसी को क्रियान्वयन के लिए एमडी की टीम आई हुई है और डिमोलेशन चल रहा है। अच्छा, पूरी कॉलोनी को ध्वस्तीकरण किया जाएगा? ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस दिया हुआ है। कब दिया गया था सर? अभी एग्जैक्ट डेट तो फाइल में है, जी साहब का फाइल है जी, और ध्वस्तीकरण आदेश भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद ही कार्रवाई। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। बता दें कि सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बोर्ड बैठक में सभासदों का प्रस्ताव न लेना व नगर पंचायत क्षेत्र में लाइटें न लगवाने जैसी व्यवस्था न कराना जैसी 4 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मौके पर कहा गया कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने सभासदों की मांगे नहीं मानी तो अविश्वास प्रस्ताव लेंगे और ये कमालगंज नगर पंचायत का मामला बताया जा रहा है। एक्चुअली में चेयरमैन साहब जो हैं सभासद लोगों की सुन नहीं रहे हैं किसी प्रकार की, और जो भी विकास कार्य होते हैं वो अपनी मर्जी से कराते हैं। सभासद लोगों को किसी प्रकार की कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया जाता है, मनमानी तरीके से नगर पंचायत चला रहे हैं। इसीलिए हम लोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए डीएम साहब के हैं। अभी तक कितनी शिकायत कर चुके हो? पहले इससे पहले एक ईओ साहब को दी थी, 8 दिन का उन्होंने समय मांगा था, पर 8 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आज डीएम ऑफिस के लिए आना पड़ा। आज दोबारा फिर आना पड़ा? जी नहीं, डीएम साहब के यहाँ पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आए हैं? जी, अभी बात इससे हुई है? पहले ईओ साहब को दे चुके थे। तो ईओ साहब ने कुछ किया कार्रवाई? ईओ साहब ने 8 दिन का समय मांगा था, 8 दिन में कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए आज डीएम साहब के यहाँ आना पड़ा। अच्छा, डीएम साहब से वार्तालाप हुई है? नहीं, वार्तालाप तो नहीं सर हो पाई, पर उनको एप्लीकेशन दे दी है। हरिगढ़ महानगर में आजादी के अमृतकाल के तहत खादी, ग्रामोद्योग और माटी कला प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने किया। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में खादी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग परिधानों के स्टॉल भी लगाए गए। हरिगढ़ में आजादी के अमृतकाल में प्रदर्शनी, खादी, ग्रामोद्योग और माटी कला प्रदर्शनी लगाई गई है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां बदायूं में सम्राट अशोक की प्रतिमा अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दी, जिसके चलते बौद्ध भिक्षुओं में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि इसको लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। और वहां बदायूं के बौद्ध बुद्ध विहार सूर्यकुंड में अराजक तत्वों ने प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दिया है। अराजक तत्वों ने बौद्ध वृक्ष के नीचे शिवलिंग की प्रतिमा को रख दिया और बौद्ध भिक्षुओं से अभद्रता की है। बौद्ध भिक्षु का कहना है कि सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने बौद्ध भिक्षु का सामान निकाल कर फेंक दिया और पुलिस ने बौद्ध भिक्षुओं को निकाल कर अपना ताला लगा दिया है। हमारे पूज्य भिक्षु संघ विगत वर्षों से, कई सालों से मजिया सम्राट अशोक पर्यटक स्थल के नाम से वहाँ पर बौद्ध विहार था। वहाँ पर हमारा पूज्य भिक्षु संघ नित्य पूजा वंदना करता था जी। वहाँ पर सम्राट अशोक के कई शिलालेख हैं। वहाँ पर कुछ अराजक तत्व व सरकार के गुंडे लोग वहाँ पर पहुँच करके भगवान बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करते हैं और भिक्षु संघ को गाली गलौज करके उनको अभद्र भाषा में। घटना कहाँ की है ये बदायूं की घटना में।
सूरज कुंड मजिया बदायूं की घटना है। केशव प्रसाद मौर्य से भी कुछ लोग मिले हैं, आपके जानकारी में होगा। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, एटा सांसद ने भी पत्र लिखा है, साथ साथ बाबू सिंह कुशवाहा समेत अन्य लोगों ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को। अभी तक कोई कार्रवाई की है या नहीं की है? अभी तक कोई शासन प्रशासन ने कोई भी संज्ञान इस पर नहीं लिया है जी। क्योंकि वहाँ पर अभी 16 तारीख को जन सौलान के साथ में वहाँ पर कई हमारे संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि आप लोग 5 दिन के अंदर हमें अगर जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो बौद्ध समाज है, बौद्ध के लोग हैं, वहाँ के लिए अपने प्रस्थान करेंगे और मजिया स्थान पर जिस तरह से पुनः भिक्षु लोग जिस तरह से रहते थे वहीं पर जा कर के रहेंगे। अगर सरकार नहीं प्रोटेक्शन देगी तो हमारा संगठन जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं वो अपने बल दल के साथ में पहुंचेंगे। हमारी वहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है। 21 तारीख को सब लोग हमारे और पास के लोग और पास जिलों के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बुद्ध की बात करते हैं और कहते हैं बुद्ध से देश चलता है, भगवान बुद्ध विश्व के शांति के प्रतीक हैं, उनके साथ ये घटना होती है तो आप लोग उस पर बढ़ चढ़ कर के बोलते हैं। बुद्ध के साथ ये जो घटना हुई है, आप लोग इस पर संज्ञान लेकर के भिक्षु लोगों को पुनः स्थापित कराएं। रायबरेली के डलमऊ कस्बे के शमशान घाट के पास स्थित कान्हा गौशाला में क्षमता से अधिक बंद बेजुबान गौवंश का मामला सामने आया है। तो वहीं मामले पर किसान नेता द्वारा मंगलवार देर रात गौशाला के बाहर धरना दिया गया, जिसके बाद किसान नेता ने कहा कि चारा पानी और रहने की समुचित व्यवस्था और घायल बेजुबानों का उपचार न होने के चलते प्रतिदिन बेजुबान गौवंश मौत के घाट उतर रही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सूचना मिली कि गौशाला के अंदर 9 गौवंश मृत हो गए थे और जिसके बाद पता चला कि उनमें से 5 गौवंश की मौत अधिकारियों द्वारा दिखाई गई है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर एसडीएम व पशु चिकित्सक के साथ टीम पहुंच गई और घायल गौवंश के उपचार में जुट गए हैं। वहीं कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी डलमऊ अभिषेक वर्मा कान्हा गौशाला का निरीक्षण करते हुए मौजूद पशु चिकित्सा से घायल के उपचार की पंजिका मांगी है। उप जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए उप जिलाधिकारी ने पशु चिकित्सक से नियमित उपचार के बाद अभिलेख पंजिका में दर्ज करने के साथ ही गौवंश के लिए पर्याप्त रूप से चारा पानी की व्यवस्था दिलाने के भी निर्देश दिए। सुबह हमको सूचना मिली कि कान्हा गौशाला में 9-10 गायें मरी पड़ी हैं जी। उनका वीडियो वायरल हुआ और 6 गायें गंभीर रूप से मरणासन्न हैं जी। उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि मात्र 5 गाय दिखाई गई हैं, बाकी गायों की संख्या छुपा ली गई है अधिकारियों द्वारा। समस्या ये है कि माननीय योगी सरकार की छवि को लगातार नष्ट किया जा रहा है। तब मैं जो है मजबूर सुबह से अभी तक इंतजार करता रहा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तब मुझे मजबूरन यहाँ रात में आकर के धरना खुले आसमान के नीचे धरना देना पड़ रहा है। किसी को सूचना है कि नहीं है? हमने इस पर पोस्ट डाल करके और उसका जो है हमने सबको बता दिया है। तहसीलदार साहब को बताया है, डीएम साहब को बताया है, कमिश्नर साहब को, सारे अधिकारियों को मैंने बता दिया है, एसपी साहब को बताया है, सारे एक दरोगा जी भी आए थे। इन लोगों को सूचना है। तो कितनी देर से बैठे हैं धरने पे? हम लगभग 1 घंटे से बैठे हुए हैं। कोई आया कि नहीं आया? एक दरोगा जी आए थे, उन्होंने कहा आप उठिए। तो हम कहा हम क्यों उठे भाई, आप कौन है? प्रशासनिक अधिकारी जो भी आएगा उठना नहीं है जब तक भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर नहीं होगी, जो योगी सरकार को लगातार बदनाम कर रहे हैं, तब तक धरने से नहीं उठूंगा। क्या मांग है आपकी? जो भी दोषी हैं, जिनकी वजह से गाय मर रही हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां बड़े बकायेदारों पर राजस्व विभाग नर्म है और छोटे बकायेदारों पर कार्रवाई कर रही है। जहां बीमा कंपनियों के साथ साथ सरकारी बीएसएनएल और डाक विभाग जैसी संस्थाएं भी बकायेदार में शामिल हैं। बता दें कि बंद कमरों में बैठकर अधिकारी टॉप 10 की सूची बनाने पर जुटे हैं और 2021 से भी बकायेदार बाकी बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि शासन के सख्त निर्देश के बावजूद जनपद में राजस्व वसूली का हाल बेहाल है, जबकि छोटे बकायेदारों पर कार्रवाई कर लक्ष्य पूरा करने की कवायद कर रहा राजस्व विभाग जनपद में टॉप 10 बकायेदारों पर 2.71 करोड़ रुपए बकाया है और इन बकायेदारों से केवल 28 लाख रुपए की वसूली राजस्व विभाग कर सका है। वहीं कायमगंज बीएसएनएल नगरपालिका भी बड़े बकायेदारों में शामिल है। इसको लेकर शासन की ओर से जहां राजस्व वसूली में बढ़ोतरी के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, नगरपालिका के कर बकायेदारों में बीएसएनएल प्रबंधक एसडीओ तहसील कायमगंज पर 11 लाख का बकाया है। यह पूरी राशि अब तक अवशेष है। तो वहीं जिले में बड़े बकायेदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हो रहा है। जिले में टॉप 10 बकायेदार, उनके लिए क्या
राजस्व विभाग द्वारा वसूली कार्रवाई देखिए की जो जा रही है? जनपद में टॉप 10 के जो है बकायेदार हैं, एक तो जनपद स्तर के हैं, दूसरा तहसील पे हैं। सभी तहसीलों पर टॉप 10 जितने भी बकायेदार हैं उनकी अलग से सूची तैयार की गई है और सभी लोगों से जो है प्रयास किया जा रहा है कि इससे वसूली की जाए और अगर उनके पास जो है वसूली से संबंधित नहीं है तो उनकी जो भी संपत्ति है उनको कुर्क किया जाएगा और उसको फिर नीलाम करके जो है सरकार का जो भी धन है उसको वसूला जाएगा। कुछ सरकारी विभागों पे बकाया चल रहा है, उसके लिए देखिए सरकारी विभागों पे जो बकाया है उनका मार्च में काफ़ी जो विभाग हैं उनके बजट आ जाते हैं और कुछ ऐसे विभाग हैं जो अपना गवर्नमेंट से जो है अपना डिमांड करते हैं। जो भी हमारा बेसिक काम है कि आरसी जिस भी विभाग से आती है उसकी वसूली करना है, तो वो चाहे अपने विभाग से जो है उसको डिमांड पैसा लेके दें या फिर जो है अपने स्रोतों से दें। तो बेसिकली जो आरसी में वसूली है वो उस लेवल पे हम लोग करते हैं। मथुरा वृंदावन से खबर है, जहां जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से मंदिर प्रबंधन की मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आने की अपील की जा रही है। तो वहीं इस बात का अब श्रद्धालुओं ने भी समर्थन किया है। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी वृंदावन में इन दिनों सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकांश मंदिरों व प्रमुख कुंज गलियों में श्रद्धालुओं से मंदिर में पोस्टर बैनर लगाकर श्रद्धालुओं से मर्यादित कपड़े पहनकर आने का आग्रह किया जा रहा है, जिससे कि युवा पीढ़ी सनातन संस्कृति की ओर अग्रसर हो सके। भैया इसके बारे में तो ये कहेंगे कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से स्त्री आए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को अंग्रेज लोग अपना रहे हैं। वृंदावन में आप देखिए, और हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो जितने भी मंदिर हैं वृंदावन के और भी वहाँ पे प्रतिबंधित हो गई हैं ऐसी लेडीज लड़की जो भी हैं कि जो वस्त्र मंदिर में प्रवेश के लिए, जैसे मैंने पहन रखे हैं धोती बगलबंदी, मंदिर में प्रवेश के लिए कम से कम सभ्यतापूर्वक और अच्छे वस्त्र पहन के आए। ये हमारी भैया भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगर पुण्य कमाना है और भैया भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद लेना है तो अपने ढंग से आइए, आगे आपकी मर्जी। ये हम लोगों की लापरवाही रही है, क्योंकि हम लोग जब खा रहे हैं भगवान के नाम का, पल बढ़ रहे हैं, हम संपन्न हो रहे हैं, तो व्यवस्था भी हम लोगों के अलावा कोई नहीं समझेगा इसको। किसी के भरोसे रहेंगे व्यवस्था नहीं चलेगी, हमको खुद अपनी को चलानी पड़ेगी। ये हम लोगों की खुद गलतियां हैं। यूपी के कौशाम्बी में 11 डिग्री सेल्सियस में बिना गर्म कपड़े के बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। बता दें कि कौशाम्बी जिले में बुधवार सुबह 9 बजे पारा 11 डिग्री सेल्सियस रहा। रोज पारा लगातार कम हो रहा है। इस तापमान में सर्द हवाएं भी ठंड को और बढ़ा रही हैं। इस स्थिति में भी बच्चे बिना स्वेटर के स्कूल पहुंच रहे हैं, जहां बदहाल कमरों में टूटे खिड़की दरवाजे से आती ठंड हवा की मार भी सह रही है। जनपद कौशाम्बी में 1,62,293 नामांकन के सापेक्ष 1,61,021 गार्जियन और 1,55,560 स्टूडेंट का आधार वेरीफाई हुआ है और 1,53,828 के खाते में धनराशि प्रेषित की जा चुकी है और इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है। संबंधित हेडमास्टर और कक्षा अध्यापक द्वारा बच्चों की ऑनलाइन डीबीटी प्राप्त बच्चों की फोटो अपलोड की जाती है। उसमें जनपद कौशाम्बी के 86% बच्चों की फोटो अपलोड की गई है। यूपी के हरदोई में शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर शिक्षिका को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया। बता दें कि पीड़ित शिक्षिका ने हरदोई की पाली कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई, जहां एक व्यक्ति ने खुद को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर भरखनी ब्लॉक के विभिन्न स्कूल परिसर में निरीक्षण किया। तो वहीं अश्लील मैसेज, शिक्षिका का पीछा करना, अभद्रता करना, मैसेज करके धमकी देने से परेशान होकर शिक्षिका ने मुकदमा दर्ज करवाया है और मामले पर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के मैनपुरी एसओजी टीम और बिजवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां 628 पेटी अवैध शराब समेत एक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गैर प्रांत की 628 पेटी, 5,634 लीटर अवैध शराब और 2 अदद मोबाइल अवैध बिल्टी और 1 कंटेनर बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, हमारी एसओजी टीम और बिजवा थाना अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से 628 पेटी अंग्रेजी शराब जो चंडीगढ़ मेड है पंजाब की, ये बिहार बेचने के लिए जा रहे थे। इसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया है, ये दिलीप चौधरी है। ये बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है और इसके कब्जे से जो शराब बरामद हुई है वो जुबली और ब्लैक स्क्वाड करके है और ये चंडीगढ़ में ही बेची जा सकती है। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि वो बिहार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो इसको हमारी टीम ने पकड़ा है और इसकी जो कीमत है वो करीब 50 लाख रुपए है, जो वहाँ पर ये लोग जो डिलीवरी देंगे
तो करीब 50 लाख रुपए इसकी कीमत है और करीब 30 लाख का कंटेनर है, तो एक बड़ी बरामदगी है। बिजनौर के थाना हल्दौर के एक ग्राम में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने फायर झोंक दिया। वहीं फायर में पास में खड़ी एक अन्य महिला की लग गई, जिससे महिला घायल हो गई है। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। ये थाना हल्दौर क्षेत्र के कुकड़ा ग्राम की घटना है। यहाँ के ही रहने वाले अंकित कश्यप और जय प्रकाश, इनके बीच में पैसे का लेन देन था। अंकित ने 10,000 रुपये दे रखे थे, आज देने का वादा था। इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। अंकित ने फायर किया, जो जयपाल को ना लगकर पड़ोस में एक महिला खड़ी थी जिनका श्रीमती सुधा, उनको ये गोली लगी। उनको उपचार हेतु ले जाया गया, यहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई, शीघ्र इसको गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के मेरठ में गौ तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रही हैं। जहां मेरठ पुलिस की सख्ती के बावजूद भी गौ तस्कर बाज नहीं आ रही, वहीं मेरठ के नरीड़ा गांव लोहिया नगर थाने क्षेत्र में गौकशी की गई है और सर्दियों का फायदा उठाकर गौकशी की जा रही थी। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सूचना पर लोहिया नगर थाना अध्यक्ष पहुंचे और डॉक्टरी करवाकर गौमाता का अंतिम संस्कार कराया है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने थाना अध्यक्ष से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। खबर बिहार के गया से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्थल गया और बोध गया एक ओर गया में भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, तो वहीं दूसरी ओर बोध गया में भगवान बुद्ध का विशाल मंदिर है, जहां पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विश्व के कोने कोने से लोग यहां पूजा अर्चना के लिए आते हैं। आपको बता दें कि बोध गया नगर परिषद और गया नगर निगम क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां बेखौफ रूट पर दौड़ रही हैं। यदि इस गाड़ी से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहां नगर निगम की गाड़ी में कोई नंबर प्लेट ही नहीं है। इस संदर्भ में जब गया नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार अनुराग से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी और यह पता चला कि पहले से ही नगर निगम में बिना नंबर की गाड़ियां चल रही थी। जब इनकी पदस्थापना यहां नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ियों को चिन्हित कर जल्दी इनका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया डीटीओ से संपर्क कर की जाएगी। जब उनसे यह पूछा गया कि अब आपके संज्ञान में आया है तो अभी क्या कार्रवाई होगी, इस पर कहा है एसेंशियल सर्विस है, रोक लगाते हैं तो मुश्किल बढ़ सकती है। चूंकि गंदगी ढोने की ये गाड़ियां हैं, रोक लगाने से शहर में गंदगी फैल सकती है। वो हमको चेक करना पड़ेगा, हमारे लिए भी इसका हम जब तक इसका लिस्ट निकलवाते हैं कि कौन कौन सी है, तो पुराने मतलब पहले चल रही है। तो ये जैसा है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं बहुत पहले से ही जैसा आपका भी अपडेट है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है, तो उसको हम लोग लिस्ट डाउन करा रहे हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं। फिर हम लोग डीटीओ को उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देंगे। देखिए ये एसेंशियल सर्विस है, सफाई की व्यवस्था। जैसे अगर गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। और जो ये मैटर है ये आज का नहीं है समस्या, ये कई सालों से वर्षों से चला आ रहा है। कोई ये नया समस्या नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ियाँ चल रही हैं। तो जितनी भी लिस्ट डाउन हम लोग करेंगे, क्योंकि एसेंशियल गाड़ियाँ हैं तो हम लोग उसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि व्यवस्था ठप हो जाएगी शहर की। तो हम लोग अब जो भी लीगल इसका प्रोसेस है कि रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो हम लोग डीटीओ से समन्वय बना करके सबको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। मध्य प्रदेश के धार के नालछा में लैंड जिहाद के तहत हिंदू समाज के मुक्तिधाम के रास्ते को सुनियोजित तरीके से हड़पने का षड्यंत्र अब सामने आया है, जहां पुलिस प्रशासन पर दबाव के चलते हिंदू समाज ने इसे विफल कर दिया। बता दें कि जिहादियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक नए नए हटकंडे अपनाकर अपनी योजना को सफल करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और ऐसा ही मामला धार जिले के सरदारपुर तहसील के अमझेरा निवासी का है, जहाँ सबको दफनाने के लिए नालछा हिंदू समाज के मुक्तिधाम की जमीन हड़पने को लेकर सुनियोजित साजिश के तहत धार तहसील के नालछा जिहादी पहुंच गए। इसी विषय को लेकर हिंदू समाज भी हरकत में आया और शव लेकर बात कर दो पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीओपी पर हिंदू समाज ने दबाव बनाया। वहीं नालछा थाना पुलिस और हिंदू समाज की सक्रियता के कारण जिहादियों की योजना विफल कर दी गई है। आज कब्रिस्तान को लेकर थोड़ा दोनों पक्षों में विवाद नालछा में हुआ था और कब्रिस्तान की जो ज़मीन है उसका प्रॉपर डिसाइड हो जाए कि वो क्या ज़मीन है क्या है, इसी को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ा सा विवाद हुआ था, जो कि अभी शांत हो चुका है। अब किसी प्रकार से कोई विवाद उनके बीच में ही है, दोनों ही आपस में समझकर डिसाइड कर लिया। सीधा सा विषय है, लैंड जिहाद संबंधित मामला था। एक व्यक्ति अमझेरा शांत हुआ, उसको षड्यंत्र पूर्वक लैंड जिहाद करने के लिए नालछा गाड़ने के लिए लाए। जैसे ही हमको सूचना मिली हिंदू समाज के साथ हम वहाँ पहुँचे, प्रशासन को सूचित किया। उसके बाद का सब मामला आप लोगों के सामने का है। और एक बात स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा कि लैंड जिहाद नालछा में किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।